अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करने लगे हैं। हमारा पहला मौजू ये है कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। जनरल राहील शरीफ, जिनको रुसवा करने का मंसूबा बना लिया गया है, और जनरल राहील शरीफ अमली तौर पे जंग हार चुके हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया है। हमारा दूसरा मौजू होगा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जिन्होंने दौरा करना था यूएई का और बहरीन का, अचानक उसने दौरा कैंसिल कर दिया है। हालांकि बज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं, कोई वजह भी नहीं, लेकिन नेतन्याहू ने यह दौरा क्यों कैंसिल किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने यमन के साथ जंग छेड़ी हुई है। यमन, जिसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा है और दुनिया का एक मजलूम तरीन मुल्क, कश्मीर फ़लस्तीन की तरह, जहां हर वक्त जुल्म सितम होता है, जहां हर वक्त लोग मरते हैं, जहां बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे मर जाते हैं, और बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें कई साल हो गए हैं, हमने गोश्त नहीं खाया। इतना वहाँ पे जुल्म सितम होता है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, उन पर जंग मुसल्लत की गई है। एक निहत्ता मुल्क है, एक मुल्क है, और उनके खिलाफ लड़ने वाले 37 से 40 मुल्क हैं, जिनके सरबरा जनरल राहील शरीफ हैं, ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। राहील शरीफ को सरबरा बनाया गया, जो कि इस्लामी ममालिक की सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज थी, जिनका सिर्फ ये काम है कि यमन के ऊपर वो शैलिंग करें, यमन के ऊपर बमबारी करें। अब जब तक 4 साल अमरीकी साबिक सदर ट्रंप का इक़्तिदार रहा, तो इन 4 सालों में ईरान के खिलाफ भी नए से नए मंसूबे बनाए गए। इन 4 सालों में यमन के अंदर भी जंग छेड़ी गई, जुल्म सितम की इंतहा की गई। अमेरिका ने कहा जितना असला लगता है हम असला देने के लिए तैयार हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि जनवरी 2021 यानी इस साल के शुरू में ट्रंप ने जाते जाते हौसियों को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन जैसे ही जो बाइडन आए, जो बाइडन ने कहा कि इससे एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2.5 करोड़ आवाम बागी हों? ऐसे कैसे हो सकता है कि 2.5 करोड़ लोग दहशतगर्द हों? लिहाजा हम ये नहीं कर सकते। लिहाजा पहले ही फैसला जो बाइडन का ये था कि हम ये ट्रंप का फैसला वापस लेंगे, जो हौसियों को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया था। तो उस वक्त ही इसराइल की और सऊदियों की, यूएई की नींदें उड़ चुकी थी। उस वक्त ही वो परेशान थे कि अब हमारा क्या बनेगा। और उसके बाद जमाल खशोगी का केस, और उसके बाद बेशुमार केसेस। फिर अमेरिका ने यह तक कह दिया कि हम सऊदी अरब और यूएई को अब असला नहीं देंगे। उसके बाद इटली, जिसने तकरीबन 12,500 बम देने थे यूएई को और सऊदी अरब को, उन्होंने भी डील कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि हम यह जुल्म नहीं कर सकते, ये बम यमन के मासूम बच्चों पर इस्तेमाल होने, लिहाजा हम ये नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन सलमान, जिसको अपनी मौत नजर आ रही थी, उसने सोचा कि अब क्या हो सकता है, अब कैसे मैं इस सारे बुरहान से निकल सकता हूं। लिहाजा उसने पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की। आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि यूएई और सऊदी अरब ने मजमूई तौर पे इनके 2 अरब डॉलर बनते थे, जो इन्होंने पाकिस्तान से वापस मांगे थे। अब इन्होंने वो कर्ज पाकिस्तान के लिए रीन्यू कर दिया है। इनका ये कहना है कि अब ये जो डिपॉजिट है ये पाकिस्तानी बैंकों से हम नहीं निकलवाएंगे, पाकिस्तान में ही रहे, ताकि इनके पाक आर्मी के साथ और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कायम रहें। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा है ना मोहम्मद बिन सलमान को, इसराइल को, यूएई को, इन सब जालिमों को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ये है कि अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, हम
यमन की जंग का अब हिस्सा नहीं है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह ऐलान किया है कि जो बाइडन बाकायदा तौर पे कौम से खिताब भी करेंगे, जो बाइडन बाकायदा तौर पे इसका ऐलान भी करेंगे, लेकिन अभी से स्टेट डिपार्टमेंट ये ऐलान कर रहा है कि हम यमन जंग का हिस्सा नहीं है। हम यमन जंग में सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे, हम यमन जंग में राहील शरीफ का साथ नहीं देंगे, हम यमन जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात का साथ नहीं देंगे। तो ये मोहम्मद बिन सलमान को सबसे बड़ा झटका लगा है, और मेरे ख्याल से राहील शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ हैं, उनके लिए भी एक बड़ा झटका है। वो भी रुसवा होंगे पूरी दुनिया में कि इतना बड़ा जर्नैल जंग नहीं जी सका और अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया है। लेकिन जंग हक और सच की होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है यमन में जुल्म हो रहा था, तो अमेरिका ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि हम बेहक वक्त इतनी जंगें अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर सऊदी अरब, यूएई, इसराइल के लिए बड़ा झटका ये भी था कि अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को जोरी मुआहदे में वापस लाना चाहते हैं, हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये 2-3 जो जालिम मुल्क हैं, जो इंसानियत दुश्मन हैं, जो इस्लाम के नाम पे धब्बा हैं, जो मुसलमानों को हमेशा बदनाम करते हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, जिन्होंने मुसलमान ममालिक को तबाह किया है, उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है, इससे पहले एक वीडियो की थी मैंने जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगले हफ्ते बिन्यामीन नेतन्याहू जो कि इसराइली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 3 घंटे के लिए यूएई का दौरा करेंगे, फिर वहाँ से वो सीधा बहरीन जाएंगे और 3 घंटे के लिए वो बहरीन का दौरा करेंगे। अचानक ऐलान होता है कि नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो दौरा नहीं करने वाले यूएई का और बहरीन का। वजह क्या बताई जाती है? कहते हैं वजह कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस से लगने वाली पाबंदियां हैं। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि एतवार के रोज, ये जो एतवार आ रहा है, संडे आ रहा है, इस रोज वो पाबंदियां खत्म हो रही हैं। अब बज़ाहिर कोई बहाना नहीं बचता कि नेतन्याहू, अब कोरोना वायरस का कौन सा बहाना है? जब कोरोना वायरस पीक पे हो उस वक्त ये इसराइल से उड़ें और सऊदी शहर न्यूम में जाके मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर लें, तो तब कोई कोरोना वायरस का फिक्र नहीं होता, तब कोई मसला नहीं होता, तब कोई पाबंदी की परवाह नहीं होती। असल में इस वक्त जो सबसे बड़ा झटका लगा है इसराइल और सऊदी अरब को, वो अमेरिका से है कि अमेरिका पीछे हट चुका है। अब लिहाजा अगर अमेरिका पीछे हट चुका है तो अब कोई भी रिस्क लेना आसान काम नहीं होगा। फिर सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जो इसराइल के सर पे मंडला रहा है कि लिबनान से तो हिजबुल्लाह मिसाइल दाग ही रही है, लिबनान से तो वो मिसाइल मार रहे हैं तिल हबीब पर, इसराइल पर। अब ये खतरा है कि कहीं जब वो यूएई का सफ़र कर रहे हों या बहरीन का सफ़र कर रहे हों तो ईरान हमला ना कर दे, ईरान नेतन्याहू के तैयारे पर हमला ना कर दे, क्योंकि नेतन्याहू की सिक्योरिटी इस वक्त सख्त कर दी गई है कि उस पर हमला हो सकता है। ईरान मोहसिन फ़खरीज़ादा का और जनरल कासिम सलमानी का बदला ले सकता है, क्योंकि अब इनकी अय्याशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ट्रंप जा चुका है। लिहाजा असल ख़तरा ईरान है, असल डर ईरान है, असल ख़तरा हिजबुल्लाह है। कोरोना वायरस को बहाना बनाया गया है और यूएई का, यूएई वाले तो खुश थे, फूल लेकर बैठे हुए थे, खुश आमदीद कह रहे थे कि हम तो शुक्र कर रहे हैं कि नेतन्याहू दौरा करने वाले हैं। लेकिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है। वो कहता है भाई मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, मुझे जान अजीज़ है, कहीं ईरान मुझे मरवा ना दे। तो लिहाजा ये दो एक ही वक्त में अयाश अरबों को झटके लगे हैं। एक नेतन्याहू ने आने से इनकार कर दिया है, दूसरा जो बाइडन ने ये कहा है कि यमन की जंग में हम अब आपके साथ नहीं है, ना असला देंगे, ना फौज देंगे, ना इमदाद करेंगे, बल्कि हम जो हौसियों को आलमी टेररिस्ट कहा हुआ है उसको भी रिव्यू करेंगे, उसका भी खात्मा करेंगे और यमन के हक में आवाज़ भी उठाएंगे। तो ये एक दिन ज़रूर हक और सच एक दिन ज़रूर जीतता है,
یہ بہت بڑی خبر ہے اگر آپ سمجھ سکیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ 6 سال سے یمن کے اندر جنگ جاری تھی اور امریکہ نے اس جنگ سے وڈرا کر لیا. امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.